ऐसा। अब सिचुएशन ये है कि अगर आप कोऑर्डिनेट देख रहे हो तो चार्ट की क्या जरूरत है? तो उसके दो आंसर है। पहला, अगर आप कैलकुलेशन का तो बारे में देखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप नेचर प्लैनेट के एट्रीब्यूट के साथ-साथ उसके रिलेशनशिप को जज करना चाह रहे हो तो आपको प्लेसमेंट भी देखना पड़ेगा। तो नटशेल में क्या मतलब हो गया कि मान लो एक प्लैनेट अगर कुंडली में नेगेटिव जगह प्लेस्ड है, बट उसकी पावर पावर बोले तो कोऑर्डिनेट, पावर बोले तो कोऑर्डिनेट। मेरे जो प्रोग्राम आते हैं संस्कार में वहां भी मैं फोकस करता हूं कि पावर माने कोऑर्डिनेट, यानी कि एक प्लैनेट अगर कुंडली में नेगेटिव है, मान लो सूर्य ग्रहण बन रहा है, सूर्य ग्रहण का मतलब होता है कि प्रॉब्लम है, सूर्य ग्रहण का मतलब आंखों में दिक्कत हो सकती है, सूर्य ग्रहण का मतलब फादर को भी प्रॉब्लम होगी, सूर्य ग्रहण का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में भी दिक्कत होगी, दिक्कत होगी, मान सम्मान भी खराब होगा, हार्ट को भी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन को भी दिक्कत हो सकती है, ऑडियो में भी दिक्कत हो सकती है, यानी कि इतनी सारी चीजें। लेकिन अगर सूर्य और राहु दोनों के कोऑर्डिनेट यानी कि पावर अच्छी है तो प्रॉब्लम तो होगी कोई ना कोई, लेकिन उनके पीरियड में उसको धन मिलेगा, उसके पीरियड में उसको बच्चा मिलेगा, उसके पीरियड में उसकी शादी होगी, जो भी इवेंट अच्छा होगा। तो पावर से आपको क्या पता लगता है कि क्या घटित होने वाला है एग्जैक्टली। और प्लेसमेंट और प्लैनेट के कंजंक्शन से, प्लैनेट की मार से आपको पता लगता है कि वहां का रिलेशनशिप क्या है, उनके साथ कैसी बनने वाली है, कैसा रहने वाला है। तो लाल किताब ये चीज क्लियर करती है और डायग्नोस ये चीज क्लियर करता है। तो दोनों को जब कनेक्ट करते हैं ना तो हम फिर ये नहीं देखते लाल किताब क्या करी, क्या करिए, पहले डायग्नोस किया। जैसे गरीब ने पूछा बच्चा नहीं होगा, कॉन्फिडेंट आ रहा है, नहीं होगा, मैच कर गया। अब कब होगा? जब 2-5 ग्यारह का पीरियड आएगा, कहते हैं 8 साल बाद आएगा, तो आंसर 8 साल बाद ही होगा। तो क्या 8 साल वेट करना चाहिए? लाल किताब कहती है क्यों करना चाहिए? क्योंकि लाल किताब का एल्गोरिथम क्या है? रेमेडीज। तो रेमेडीज काम करती है, रेमेडीज काम कर सकती है, तो फिर क्यों वेट करना चाहिए? जिसको लाल किताब नहीं आता वो क्या करेगा? वेट करो। जिसको वैदिक आता है वो क्या करेगा? पूजा पाठ कर लो, तो वो भी रेमेडी करा रहा है। तो इसलिए हर साइंस का ना अपना अपना अलग अलग एस्पेक्ट है। इस साइंस का मतलब है एक्यूरेट कैलकुलेशन, लाल किताब का मतलब है एक्यूरेट कैलकुलेशन के बाद भी चीजों को चेंज करने की ताकत। माने जेल योग बना हुआ है और कांड भी कराया है बंदा और पता लग रहा है कि उसका एफआईआर हो चुका है, अरेस्ट वारंट आ चुके हैं, तब भी लाल किताब में इतनी ताकत है कि उसकी फांसी रुकवा सकती है। ये वाला लिखा हुआ है, प्रेडिक्टिव ये बताएगी कि उसको बेल होगी, जेल होगी या नहीं होगी। तो आप समझ गए ना? तो दोनों विद्याएं अपने आप में कनेक्टिंग है। हेल्थ के बाद उसी का कनेक्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी आपको किसी को भी नहीं बताना। रेड बुक का मैं बहुत अच्छा पढ़ाता भी हूँ, फॉलो भी करता हूँ, और बिना रेड बुक के हम लोग कंसल्टेशन भी नहीं कर सकते। तो रेड बुक कहती है कि अगर हमने किसी को आयु के बारे में बताया तो कोड के द्वारा मृत्यु होगी। तो जिसको डर नहीं लगता वो कर सकता है ना? जिसको डर लगता है, मेरे जैसे जो डरपोक इंसान है, वो कायदे बताएंगे। लेकिन स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारी क्लास में 2016 के बैच में एक एस्ट्रोलॉजर आया करती थी, अच्छी नामी ग्रामी एस्ट्रोलॉजर है, बट पढ़ने आती थी। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने बड़े अच्छे ज्योतिषों को भी पढ़ाया, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी थी ना, तो पुराने वाले लोग पढ़ने आए। तो एज कैलकुलेशन करते समय ना वैदिक में 3 मेथड बड़े प्रचलित है। एक है पैन विधि, एक पिंड आयु और एक अक्षांश, और मेरा तीनों पे बहुत अच्छा कंट्रोल। और जो भी वैदिक करते हैं उनका बड़ा अच्छा कंट्रोल होता है, लेकिन रिजल्ट जीरो। जीरो, जीरो माने जीरो। तो उन्होंने बोला कि क्या आप आयु निकालना बताओगे? मैंने कहा बताएंगे, बट करेक्ट नहीं आता। कहते ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा आपने वैदिक किया हुआ है, मैं आपको 20 चार्ट देता हूँ, जिनकी डेथ हो चुकी है, कैलकुलेट करो। तो संभावना आती है। तो हम भटक गए कि क्यों नहीं आता करेक्ट। सब कुछ करेक्ट आता है, ठीक है, आगे पीछे हो जाता है थोड़ा सा। 15 दिन शादी उन्होंने बोली सितंबर में हो जाएगी, हो सकता है सितंबर में नहीं, अक्टूबर में होगी, क्योंकि प्लैनेट हम सोच रहे हैं सितंबर में आया है, हमारा अनाश कह रहा है एक्चुअली सितंबर में आया है। कह रहे हैं हाँ ये तो हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने भी केपी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है ना, अब वो इस चीज को समझ गए कि अनाश एक एग्जम्पशन है, हम नियर बाय पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम केपी ओल्ड लगा रहे हैं, कोई लहरी लगा रहा है, कोई केपी न्यू लगा रहा है, कोई खुल्लर जी लगा रहे हैं, तो सबके डेटों में फर्क आ जाए। लेकिन सबकी डेटें आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं। लेकिन डेथ की डेट नहीं होती, डेथ का क्षण होता है, समय होता है। तो उस समय पर जाने के लिए ना बहुत बारीक कैलकुलेशन चाहिए। तो वहां पर ठीक लगाने वाले साथ भी चलता कि भैया 100 ग्राम कम, 50 ग्राम ज्यादा, वहां एक्यूरेट चाहिए। इसलिए हमारे एस्ट्रोलॉजी में 2 इवेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव। एक जेंडर प्रेडिक्ट करना, क्योंकि वो भी बहुत स्पेसिफिक है ना, फीमेल कब कंसीव कर रही है उस बीबीए से पता लगेगा। एक्चुअली में डॉक्टर तक नहीं बता सकता कि फीमेल ने किस डेट को कंसीव किया अभी तक। तो एग्जम्पशन हो गया। अच्छा यहाँ तो फिर भी ब्रैकेट मिल गया हमें, कैसे कि अगर डीबी हमारा पूरा पूरा चल रहा है, 20 दिन पहले आ गया और 2 में रहने वाला है, तो समझ में आता है कि नहीं चेंज हुआ होगा। लेकिन डेथ सब लॉर्ड हो सकता है अभी मूवमेंट कर जाए। हम देख रहे हैं कि ये डेथ गिविंग प्लैनेट है, 1 मिनट टाइम चेंज करके पता लगा ये डेथ गिविंग प्लैनेट नहीं है, ये तो डेथ बचाने वाला प्लैनेट। तो सारा कैलकुलेशन खराब हो गया। समझ गए ना? ये लोचा है उसके अंदर केमिकल। तो एज ए टेक्निकल, क्योंकि हम टेक्निकल भी हैं, तो डेथ का प्रेडिक्शन करेक्ट नहीं आता। बट अब आप सीखोगे तो ऑब्वियसली जिनके घर में सब लोग बड़े बुजुर्ग जाते हैं, तो जब आप चेक करोगे तो 80-90% डेटा आपका मैच करने लगेगा। ठीक है, 1 डेढ़ साल का डिफरेंस आएगा, उसका एरर होगा, मैच करने लगेगा, यानी कि इतना मैच भी करता है। लेकिन लगाना क्यों नहीं है? तो जिन एस्ट्रोलॉजर की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरी अच्छी फ्रेंड बन गई वो, क्योंकि स्टार्टिंग होता है ना, टाइम बहुत होता था, तो बैठे रहते थे, वेले इसकी प्रैक्टिस करी, उसकी करी, कर लेते थे, और वो एस्ट्रोलॉजर थी। तो उन्होंने मेरे को होरोस्कोप के बारे में परिचय दिया था पहली बार। तब मैंने पहले मैं वैदिक भाषा यूज किया करता था, मुंबई मुंबई से भी हूँ। तो जब उन्होंने अपनी एज कैलकुलेट करी ना, तो उन्होंने बोला मैं अगले साल अक्टूबर में मरने वाली हूँ। मैंने कहा क्यों? कहती मैंने कैलकुलेट करी है। और मैं कहा छोड़ो ना, कहती नहीं मरने वाली। अच्छा आदमी कितना ही कॉन्फिडेंट क्यों, जब उसको पता लगता है कि मैंने कैलकुलेट किया, उसको भरोसा होता है, तो नींदें उड़ जाती हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, दिल बहुत वीक होता है, कमजोर होता है, कितना स्ट्रॉन्ग कर लो, तो निकालना ही नहीं चाहिए। और आप यकीन नहीं करोगे, वो 2 महीने पहले इतनी खतरनाक बीमार पड़ी जबरदस्त तरीके से, एंग्जायटी क्या, डिप्रेशन क्या। और जब वो पीरियड निकल गया ना, तो उनको जब मैंने कॉल किया, मैं मरी तो नहीं, कहती नहीं मरी नहीं, पर क्या पता प्लैनेट लेट आ जाए। मतलब उनको भी आस है कि प्लैनेट लेट आ जाए। मैंने कहा भाई प्लैनेट लेट आ सकता है, मैंने पढ़ाया, लेकिन नहीं मरने वाले आप, उसका रीजन क्या है कि कैलकुलेशन इतना मैच नहीं करता। खैर 7-8 महीने बाद जब 10 साल आ गया, बिल्कुल ठीक है, फिट है, तो कहती हां कैलकुलेशन मैच नहीं करता। मैं भी गलत भी किया होगा। तो मैं इसलिए स्टोरी बताई आपको कि आपको ये कैलकुलेट नहीं करना है, हमें अलाउड नहीं है, और करेक्ट नहीं आता उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि टेक्निकल सबलॉट चेंज हो जाता है। दूसरा, जब भी आप किसी को डेथ का प्रेडिक्शन करते हो, तो आपके मन पे भार रह जाता है। मैं अपनी लाइफ का एक एग्जांपल आपको शेयर करता हूँ। स्टोरी बताया, इसलिए बताया कि थोड़ा नॉलेज हो जाए आपको, और ये चीजें मैं इंडिकेट नहीं करनी। अब मैं आपको इसके कांसेप्ट पे लेके चलता हूँ कि कैसे इसको वॉच करना है और कैसे इसको देखना है। स्लाइड आपके सामने शेयर करते हैं। लॉन्जिविटी के लिए हमारे 2 हाउसेस होते हैं, 2 सॉरी ग्रुप होते हैं हमारी लाइफ के। पहला ग्रुप होता है जो हमारी लाइफ को बहुत अच्छा लगता है, यानी कि एज को इंक्रीज करता है, लॉन्जिविटी देने वाला। और दूसरा ग्रुप जो होता है जिसको हम बोलते हैं डेथ गिविंग हाउसेस, यानी कि बी ग्रुप। माने ए ग्रुप और बी ग्रुप, हमेशा इसकी लड़ाई लगी रहेगी। अगर हमारी कुंडली में ए ग्रुप अच्छा है तो एज ज्यादा है, और बी ग्रुप अच्छा है तो एज कम। तो पहली क्लास आपको याद आएगी, जब फर्स्ट क्लास की थी तो मैंने बोला था 5-9 ना कृष्णा होते हैं, है ना? तो अभी तक आप देखते आए हो, हेल्थ में भी 5-9 कमाल कर रहे हैं, बच्चे में भी कमाल कर रहे हैं, शादी में भी कमाल कर रहे हैं, और एज देने में भी कमाल कर रहे हैं। मैंने जिनके चार्ट में 5-9 अच्छा है, सिर्फ पैसों के लिए नहीं कहा, बाकी सब चीजों के लिए वो सारथी है, आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, हेल्थ की अच्छी रखता है। तो अब हमें क्या करना है अपनी लाइफ को ना, कि प्लैनेट को ए ग्रुप और बी ग्रुप में डिवाइड करना है। तो ए ग्रुप और बी ग्रुप में डिवाइड करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना है? सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारी कुंडली का बाधक प्लैनेट क्या है। बाधक प्लैनेट का मतलब होता है डेथ गिविंग प्लैनेट। और ये बाधक प्लैनेट का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने बाधक निकाल लिया तो बाद में आप देखोगे तो जीवन में परेशान करेगा, ना ना ना, ये सिर्फ डेथ की कैलकुलेशन के लिए नेगेटिव है, बाकी चीजों के लिए जो आपने कोऑर्डिनेट पढ़े वैसे ही काम करेगा। तो आप कैसे निकालोगे? हमारे जो लग्न होते हैं,
1 4 7 10 अगर किसी का लग्न पड़ता है, यानी कि पहला घर में 1 नंबर राशि आ रही है, 4 नंबर राशि आ रही है, 7 नंबर राशि आ रही है, 10 नंबर राशि आ रही है, तो इनके लिए 11th हाउस बाधक है। यानी कि 11वां घर कितना बढ़िया, 11वां घर तो गेन देता है, वो गेन देगा, जिसके 11 बहुत ज्यादा है ना उसको गेन मिलेगा, वो मर रहा होगा तब भी उसके फैक्टरी से पैसे आ रहे होंगे। लेकिन डेथ को कैलकुलेट करने के लिए 11 इनके लिए जिनका लग्न 1 4 7 और 10, जिनका लग्न 2 5 8 और 11 है, इनके लिए 9 नंबर यानी कि 9th हाउस बाधक, और जिनका 3 6 9 12 है, इनके लिए 7th हाउस बाधक। इसका मतलब एक ना एक हाउस आपके लिए बाधक है। वैदिक में तो बाधक बहुत चीजों से यूज किया जाता है कि ये बड़ी परेशान करता है, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, हर चीज में बाधा डालता है। अगर वो अच्छे हाउसेस के साथ है तो अच्छे से हटेगा, लेकिन डेथ की काउंटिंग के लिए उसको नेगेटिव हाउस ट्रीट करें। ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हमें अपना बाधक कैलकुलेट करना है और फिर हमें टीम तैयार करनी। तो ए ग्रुप का मतलब होता है 1 5 9 10 11, और बी ग्रुप का मतलब होता है 6 8 6 8 12 और प्लस में बाधक। ये बी ग्रुप है। अब 6 8 12 आपको पता लग गया, खाली हेल्थ नहीं करता, लॉस नहीं करता, लिटिगेशन नहीं करता, बंदे को भी ले जाता है। तो छोटे गुंडे बड़े गुंडे और 8 वाला इन्वॉल्व है, 8 वाला मृत्यु का, 12 वाला भी मृत्यु का। तो अब मान लो हम किसी की कुंडली देख रहे हैं, उसका जो फर्स्ट हाउस है वो मकर लग्न का यानी कि 10 नंबर की लगन का। तो अब इसका ग्रुप कैसे बनेगा? इसके लिए 11 बाधक है ना, तो ये 11 इसके यहां से उड़ जाएगा, यहां से उड़ जाएगा और यहां पर लग जाएगा। माने इसकी बी टीम भी तैयार होगी और ए टीम भी तैयार होगी। ये पॉइंट समझ में आ गया? अगर किसी का लग्न 2 5 8 और 11 में से है, तो यहां से 9 नंबर उड़ जाएगा, 11 रहेगा और यहां पर 9 ऐड हो जाएगा। और अगर किसी का लग्न 3 6 9 12 है, तो 7 तो यहां पर है नहीं, यहां पर 7 ऐड हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो पहले हम अपना ए ग्रुप और बी ग्रुप बनाएंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। ए ग्रुप बनाने के लिए 6 8 12, ए ग्रुप बनाने के लिए 1 5 9 10 11, इसमें से बाधक को हटा देंगे और बी ग्रुप में 6 8 12 के साथ बाधक को ऐड कर देंगे। अब एज कितने प्रकार की होती है? देखो 3 प्रकार की, शॉर्ट एज, लॉन्ग एज और मीडियम एज। शॉर्ट एज का मतलब होता है अल्प आयु, और आमतौर पे ये 33 के ब्रैकेट से नीचे का माना जाता है, यानी कि 33 34 साल से जो नीचे जिनकी डेथ हो जाती है, इसको अल्प आयु कहते हैं। और जिनकी 80 85 देश काल पात्र के हिसाब से, जैसे जापान की 90 से भी ऊपर है, हिमाचल की भी 85 90 है, दिल्ली की 70 75 के आसपास ही है, कोविड के बाद तो कहीं और कम हो जाए। तो देश काल पात्र के हिसाब से जो एज बड़ी है वो लॉन्ग एज में आ जाएगी, छोटी 33 साल से आ जाएगी, और मिडल एज माने 55 60 65 70 72 जो बीच में कभी भी चले जाते हैं। तो जिनकी शॉर्ट एज हो उनको कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है। अगर हमारी कुंडली शॉर्ट एज बता रही है तो हमें नीड ही नहीं है कैलकुलेट करने की। और जिनका लॉन्ग एज बता रहा है उनको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। कैलकुलेट किसको करेंगे? जिनका मीडियम एज बता रहा है। अभी कैसे चेक करेंगे, है ना, कि शॉर्ट बता रहा है मीडियम बता रहा है? तो आपने याद होगा हेल्थ के टॉपिक में और मर्डर के टॉपिक में फर्स्ट हाउस को स्कैन किया था, कस्पल सब लोड देखा था, लग्न लॉर्ड देखा था, राशि देखा था, सेम। अगर वहां पर बी ग्रुप हावी हुआ बहुत स्ट्रांग, तो इसका मतलब शॉर्ट एज। अगर वहां पर दोनों मिक्स आ रहे हैं, यानी कि ए ग्रुप भी आ रहा है और बी ग्रुप भी आ रहा है, तो इसका मतलब मीडियम एज है। और अगर वहां पर 5 9 11 यानी कि ए ग्रुप आ रहा है तो लॉन्ग एज है। ये जनरल चेक करने का तरीका है। अब मान लो किसी का मीडियम 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 एज दिखा रहा है, तो अब हमारे को पूरा सिस्टम चेक करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी प्रैक्टिकल करो। तो अब एज 3 टाइप की होगी। एक शॉर्टकट तरीके से हम कस्पल सबलोड असेंडेंट का देखेंगे। कस्पल सबलोड क्या कह रहा है? अगर कस्पल सबलोड ये ग्रुप बोल रहा होगा तो लॉन्ग एज है, अगर कस्पल सबलोड ये ग्रुप बोल रहा है तो शॉर्ट एज है, अगर दोनों का मिक्सर बोल रहा है तो मीडियम एज, और मीडियम एज को हमें कैलकुलेट करके फॉर्मूले में फिट करना पड़ेगा। दूसरा घर और सातवां घर, इनको मारक भाव बोलते हैं। मारक भाव का मतलब होता है नेगेटिव हाउसेस। दूसरा घर और सातवां घर मारक भाव यानी कि 2 नंबर और 7। लेकिन ये डेथ गिविंग प्लैनेट नहीं है, मतलब डेथ गिविंग हाउसेस नहीं है। ये डेथ गिविंग हाउसेस को सपोर्ट करने वाले हाउसेस हैं। माने 6 8 12 के साथ जब बाधक आता है तो नेगेटिव हो गया। साथ में अगर 2 7 भी आ रहा होगा तो उनकी पावर को बढ़ा देगा, यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट देने में और मदद करेगा। तो ये मत कहना 2 7 11 से शादी होती है तो शादी में मृत्यु तुल्य कष्ट आई, मैं नहीं कह रहा हूं। शादी अलग इवेंट है, ये अलग इवेंट है ना। 10 11 बेनिफिट है तो 11 कईयों के लिए बाधक है, वो उसके लिए बाधक है सिर्फ जो डेथ गिविंग। तो लॉबी क्या बन गई? 6 8 12 प्लस में बाधक और प्लस में 2 7। हालांकि 2 7 काउंट नहीं करेंगे, बट ये स्टोली के। और 1 5 9 10 11 एक्सक्लूडिंग बाधक इज ए ब्यूटीफुल। तो जिनकी ये लॉबी है, ये राजयोग वाले लोग हैं, मॉरल वैल्यूज भी है, धन भी है, लविंग किलिंग नेचर भी है, एज भी अच्छी है, हेल्थ भी अच्छी है। ऐसे लोगों को ही नग डालना चाहिए, बाकी को नहीं डालना चाहिए। उन्नत की क्लास में बताऊंगा किसको डालना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब कैलकुलेट करते हैं चार्ट लगा के कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है, ताकि आपको एक्सपेरिमेंट भी क्लियर हो जाए। हम एक नॉर्मल समझने के लिए चार्ट लगा रहे हैं, जस्ट अभी का चार्ट लगा दिया मैंने। ईश्वर सबको दीर्घायु दे, जस्ट समझने के लिए हम एक चार्ट लगा रहे हैं। ये हमारे पास कुंडलियां, हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे पीछे कर देते हैं। ये हमारे पास कुंडलियां, हम यहाँ पर बोर्ड बनाते हैं। और सबसे पहले इसका ए ग्रुप और बी ग्रुप बनाते हैं। ए ग्रुप होता है 1 5 9 10 और 11, और बी ग्रुप होता है 6 8 12 और 12। ये चार्ट का जो लग्न है वो 10 नंबर है, और 10 नंबर का मतलब हो गया 11 हाउस बाधक हो गया, 1 4 7 10 बाधक हो गया। तो हमने क्या किया, यहां से 11 नंबर ए ग्रुप से हटाया और यहां ऐड कर दिया, माने बी ग्रुप ये बन गया इसका। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कस्पल सबलोड चेक करते हैं। कस्पल सबलोड इसका सेकंड, जैसे आपने पहले भी चेक किया होगा। सेकंड क्या इंडिकेट कर रहा है? सेकंड में एक आ रहा है, फिर एक आ रहा है, फिर एक आ रहा है, तो एक तो हमारे ए ग्रुप को इंडिकेट करता है ना। मार्क करते हैं, देखो 1 1 1, फिर 5, फिर 10। ये अच्छे हैं हमारे, है ना, क्योंकि 1 5 9 10 ए ग्रुप है। और बी ग्रुप कौन सा हमारा? बी ग्रुप है 6 8, अब 11 भी बी ग्रुप में आ गया, 11 और 12। और 2 और 7 जो है ये मदद करेंगे बी ग्रुप को, काउंटिंग में नहीं आएंगे। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, यानी कि 4 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव। तो इसका मतलब मिडल एज बोल रहे हैं, इसका मतलब मिडल एज बोल रहे हैं।
अब देखो ये इतना अच्छा फॉर्मूला है, बट एक छोटा सा आपको लोचा दिखाता हूँ। कई बार क्या होता है, सैटर्न चल रहा है ना, मैं 1 मिनट घड़ी आगे करता हूँ, 2 मिनट, 3 मिनट, अभी तो चलो सैटर्न थोड़ा लंबे टाइम तक रहता है, देखो 3 मिनट में मरकरी चेंज हो गया। अब बाय चांस अगर 3 मिनट बाद इसका बर्थ हुआ है, तो हम सैटर्न को लीड कर रहे हैं मरकरी, और ये भी नहीं पता कि मरकरी है या सैटर्न है, क्योंकि हमें हमारे पास assumption है ना एग्जैक्ट नहीं है, इस वजह से ये कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ जाती है। वापस कर देते हैं इसको, सैटर्न पे जाते हैं। अब हमने कैलकुलेट कर दिया, हमें ये पता लग गया कि ये मिडिल एज का चार्ट है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी हमें सभी हाउसेस को चेक करना है और पॉइंट वैल्यू निकालनी है। राहु और केतु के लिए सिर्फ प्लैनेट कंसीडर करते हैं और बाकी पूरी लॉबी चेक करते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा सारा केतु। मैं आपके सामने पूरी टेबल बना रहा हूँ। केतु में पॉजिटिव कौन कौन से हो गए देखो, 5, 9, और नेगेटिव कौन कौन से हो गए, 6, 8, 11 और 12। 11 क्यों हो गया, क्योंकि बाधक में आ गया, और 2 भी है लेकिन 2 साथ को कंसीडर नहीं करना। और केतु में हमारे को ये नक्षत्र और उप नक्षत्र नहीं लेने, बाकी सब जगह लेने, माने इसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे और इसकी कैलकुलेशन नहीं। तो केतु का स्कोर बन गया 2:4, 2 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव। ये पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया होगा, नहीं हो गया तो भी बहुत सारे करने समझ में आ जाएगा। अब वीनस की लॉबी में आते हैं। वीनस की पूरी लॉबी में पॉजिटिव निकालते हैं, 9 पॉजिटिव, 9 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव और 9 पॉजिटिव। ये कहां से ले रहे हैं, यहां से ले रहे थे, ये एक ग्रुप से ले रहे हैं, और एक भी नेगेटिव नहीं है ना, 6 है ना 8 है ना 12 है ना 11। तो पॉजिटिव हो गए 4 और नेगेटिव हो गए 0। ये हमने लिख दिया वीनस। वीनस के बाद सन कैलकुलेट करते हैं, 9 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव और नेगेटिव करते हैं, सॉरी 1 भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव, 6 नेगेटिव, 8 नेगेटिव, 11 नेगेटिव और 12 नेगेटिव। 11 देखो कितना अच्छा इसके पास, लेकिन नेगेटिव हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4:4। करेक्ट हो गया, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब आगे के फटाफट बना डालो आप सब, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। फटाफट सीरीज पूरी खींच दो आप जल्दी से। राहु पे खाली प्लैनेट लेना, बाकी सब पे पूरी लो। 5 मिनट जल्दी से बना दीजिए, फिर आगे डिस्कस करें। निधि बताइए तब तक क्या करें, अनम्यूट कर लो। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि उनकी शादी नहीं हो रही है, तो मतलब मैं देखूंगा। तो मैं देख रही थी, तो मतलब उसमें ना 7 और 11 थे। बहुत सारे चार्ट आते, शादी करा दो, दे दूं? नहीं देख नहीं मना करेंगे, बता। तो वो मतलब एक नहीं था, बस 2 नहीं था उनका, 7 और 11 तो उनके चलेगा ना, मतलब 7 11 तब भी चलेगा, 1 6 10 की पावर वीकर है, 7 11 तो चलेगा, क्या दिक्कत? पता नहीं, मुझे तो मतलब रीजन ही नहीं समझ में आया कि क्यों नहीं ऐसे नहीं, वैसे नहीं बोलना, पूरा चार्ट देखो, 15 मिनट लगाओ, पूरा स्ट्रेंथ निकालो, अपना रीजन समझ में आ जाएगा। और नहीं आया तो डाउट में बताऊंगा ना आपको, लेकिन ऐसा कोई भी चार्ट बताएगा कि समझ में नहीं आया और वो क्रिस्टल क्लियर हो तो फाइन लगेगा, पूरा फाइन तो लगना चाहिए। तो देख लो पहले, ठीक है, बता दीजिए। एक वो था क्वेश्चन कि अगर 5 9 12 के कोऑर्डिनेट है तो क्या उसका मतलब होता है? 9 12 ट्रैवल में आ जाएगा, 5 12 अफेयर में आ जाएगा। 5 9 12 ट्रैवल 9 12 9 12। चलिए सभी ने रीजन कर दिया, पहले ये करते हैं इसको, जो हम लिटिगेशन कर रहे हैं। मैंने बीच में ऐसी बात कर लिया था ताकि अभी रीजन करें। ये निकालो सब, ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं। सबका हो गया कैलकुलेट, जल्दी से करो। तब तक प्रियंका आपने रीजन किया, बता दो। सर मैंने रीजन इसलिए किया था कि एक बार एस्ट्रोसेज में कस्पल निकालना बता दें, क्योंकि वो समहाउ नाड़ी नाड़ी नक्षत्र से पहले वाला चार्ट होता है हाउस सिग्निफिकेटर, उसको देखो। प्लैनेट सब सर इसमें लगन के बाद नवांश फिर नहीं नहीं केपी सिस्टम में जाके जहां नाड़ी नक्षत्र आता है उससे पहले वाला चार्ट। प्रदीप जी बताओ। केपी सिस्टम में में आपने जो ये सेकंड में निकाला ना, सेकंड के 5 है, 1 1 1 5 10, 5 गारंटी करी। हां चलिए चलिए समझ गया, हां तब भी मिक्स ही हो गया एक तरीके, थोड़ा सा एडवांस करेक्ट करेक्ट, वो कांसेप्ट आना चाहिए सबको। हां जी शिवानी बताओ। सर एक ये क्वेश्चन आता है, मतलब जॉब भी ठीक ठाक चल रही हो, मतलब सब ठीक हो, लेकिन कोई पूछता है कि आई वांट टू चेंज माय जॉब। 5 9 के साथ 10 11 6 10 6 11 हो तो चेंज कर सकते 5 9 के साथ 5 9 आइदर, और दोनों में से कोई भी एक। ठीक है। हां जी मनीषा जी बताओ, प्रियंका बताओ, अनम्यूट कर लो। सर मेरे को ये पूछना है कि अभी आपने बताया सर सैटर्न देखा हमने, तो हमने लग्न में जो राशि है उसका लॉट नहीं देखा, ये तो कस्पल था ना सैटर्न। कस्पल सब लोग बस। अच्छा जैसे लग्न में जुपिटर है वो नहीं देखेंगे, ना तो अगर राहु कस्पल में है तो सिर्फ राहु देखेंगे। एक जजमेंट दिएगा। अच्छा ठीक है, और फिर राहु का सिर्फ प्लैनेट का देखेंगे कि राहु की पूरी लॉबी देखेंगे? अगर राहु राहु के तो सिर्फ प्लैनेट देखेंगे, अगर वो लग्न में है तब भी, मतलब कस्पल लॉट है तब भी। सर ये कस्पल वाला जो है नाड़ी नक्षत्र में जाकर KUSPS का एक चार्ट आया है। हां उससे पहले वाला चार्ट है, ये वाला चार्ट इस पे लिखा होगा देखो सब लॉट, जैसे दिखने और लगी इसमें हाउसेस में 1 2 3 4 12 लिखा है, फिर डिग्री लिखा है, फिर SL NL SB और SS। नहीं ऐसे देखो, ऐसे करके चार्ट आएगा। नाड़ी नक्षत्र से पहले देखो ऐसा चार्ट आ रहा होगा, कस्प लिखा होगा, साइन लिखा होगा, डिग्री लिखा होगा, एनएल लिखा होगा, ऐसा कस्प लिखा हुआ है सर। बस यही चार्ट। तो इसमें देखेंगे कि फर्स्ट हाउस का सब लॉट, फर्स्ट हाउस के लिए, सेकंड हाउस का सब लॉट, सेकंड हाउस के लिए, यहां पर हम फर्स्ट हाउस का देखेंगे। यहां पे हम फर्स्ट हाउस का कस्पल निकालना है। ओके तो फर्स्ट हाउस यानी 10, फर्स्ट हाउस का कस्प लॉट यानी फर्स्ट लॉट, तो फर्स्ट फर्स्ट हाउस हाउस का पे कस्प लॉट देखो, यहां सेटल लिखा हुआ है ना, एसएल। फर्स्ट हाउस, अच्छा तो यहां राशि से कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट हाउस का कस्पल देखना है बस। हां राशि आई थी वैसे तो वन कैपिटल बता ही रहा है। सो SL देखना होता है बस, हां राइट? सब लॉट। चलो कैलकुलेट कर लिया आपने टोटल, किसने कर लिया, किसका हो गया कैलकुलेट, राशि हो गया कैलकुलेट, अभी चल रहा है, किसी का नहीं हुआ। रीटा जी का हो गया है, बताओ रीटा जी क्या स्कोर आया टोटल। सर नहीं, मैं स्कोर्स नहीं हूँ, स्कोर अभी और 2 बाकी है। सर मेरा एक प्रश्न है। अरे ये तो कर लो, प्रश्न तो मैं सिर्फ बाकी कर रहे हो, चलो पूछो। सर एक चार्ट है, ये बच्चे का 5 इयर्स हो गए लेकिन बात नहीं कर रहा है। मैं उसका डीवीए देखी हूँ तो डी में मतलब बोल नहीं पा रहा है। हाँ तो वीनस में देखो सेकंड हाउस वीनस में प्रॉब्लम होगा, 168 बता रहा होगा। हाँ, अभी तो 10 साल सैटर्न का चला है जब से, वो तो 20 इयर्स के लिए लगा है, वहाँ पे 2 नहीं है, 12 है, तो 8 12 है। कितने साल हो गया,
कितने साल? 5 इयर्स हो गई। एक बार मेडिकली चेक कराओ, फिर बाद में प्लान को देखो क्या स्पीच हाँ, थेरेपी मेडिकली वो ओके है और अभी क्या वो जो बच्चे जो बाहर बात करने के लिए घुल मिलने के लिए वो सब क्लास ज्वाइन किया है तो थोड़ा आ ऊ कर रही है। सेकंड हाउस को देख लेना, सेकंड हाउस में क्या प्रॉब्लम है? सेकंड हाउस का फर्स्ट सब लॉर्ड तब सेकंड हाउस का लॉर्ड में भी वही 2 नहीं है 1 6 12 ऐसी आ रही है। 1 6 12 ही काफी है अपने आप में हेल्थ खराब करने के लिए। सेकंड हाउस में देख लेना कौन सा प्लैनेट इंडिकेट करता है और मरकरी को भी देख लेना। मंगल है। हाँ, तो मंगल के भी प्लान को देखना, कोऑर्डिनेट क्या है, मंगल का ट्रीटमेंट भी कर देना, मरकरी का भी कर देना। ओके सर ठीक ठीक है। है, मरकरी वाणी का कारक होता है ना, तो मरकरी सिर्फ राहु में 2 है और मरकरी में 2 है और किसी में नहीं है। लाल किताब के हिसाब से देखना, मरकरी को भी टक्कर लग रही हो या सेकंड हाउस में टक्कर लग रही हो, वो देखना। हाँ सर टक्कर में तो जो अंडर कुंडली है ऐसे मैंने 10th हाउस में बहुत सारे 5 प्लैनेट है और 4th हाउस में राहु है और 10th सब हाउस कुछ का इससे 10th हाउस का लेना देना नहीं है, सिर्फ मरकरी को देखना। मरकरी अगर खराब होगा ना या सेकंड हाउस के जो हमारे सिग्निफिकेटर्स होते हैं वो खराब होंगे तब दिक्कत आएगी। चलो अभी पहले इसको देखो, स्कोर बनाओ कितना है, किसने कर लिया टोटल? प्रियंका बता दो टोटल कितना है, प्रीति आप बता दो। सर मून में 2 पॉजिटिव है 6 नेगेटिव है। नहीं मार्स टोटल में बताओ, टोटल कितना है? 1 2 5 7 29 9 6 to 27 पॉजिटिव 29 है और नेगेटिव 27 है। इस 27, ठीक है, 14 यही हो गया ना? 6 4 10 12 6 18 19 20 21 22 ये हमारा हो गया ए और ये हमारा हो गया बी, ए ग्रुप और बी ग्रुप, करेक्ट। अब सबको फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगाएं सब, मोबाइल फाइल में देख लेना एक बार। फार्मूला क्या रहेगा? ए लिख लीजिए, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इनटू में 120। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इनटू 20 इनटू 120 हां मेरा स्क्रीन चला गया, वो जो मैं लिखा था, कोई बात नहीं, स्कोर मुझे बताने पर फाइनली क्या आया था? सर 29/27 तो हमने क्या करना है? ए डिवाइड बाय 29/20 नहीं ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी यानी कि 29 प्लस में 27 और इनटू में 120। 120 क्यों लिया? क्योंकि हमारी टोटल जो दशा पीरियड होता है वो 120 इयर्स का होता है इसमें। एक बार फटाफट से मोबाइल में एक कितना है अब सर बॉड मास लगेगा कि ऐसे देखिए ऐसे ही करो, मोबाइल पे जाके मैथ का टीचर नहीं क्लास में 720 डिवाइडेड बाय 29 231.72 231.72 अरे कैसे बट गलत किया आपने। सर ऐसे किया डिवाइडेड बाय तो किया 29 डिवाइडेड बाय ओके 56 120 कोई भी बता दो कितना है, किसने नहीं किया अभी? अनम्यूट करके बताओ ना। 62 आ रहा है 62.14 62.14 ऐसा कुछ आ रहा है 62.14 62.14 62.14 इसका मतलब इसका जो प्रोजेक्टेड आयु बता रहा है वो 62 से 63 ईयर का ब्रैकेट बता रहा है। इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं हम, सभी बताते हैं, यानी कि 62.4 आ रहा है, इसका मतलब 62 से 63 का ब्रैकेट आ रहा है। तो 62 ईयर में जब हम पहुंचेंगे ना तो उस समय डीबीए के अंदर कौन से 3 प्लैनेट कनेक्टेड होंगे जो आपके पास सबसे ज्यादा माइनस में आ रहे होंगे 3, और उनमें से सैटर्न कोई ना कोई एक जगह आने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है वो डेथ का सिग्निफिकेटर है। तो पर्टिकुलर वो वाला जो डीबी होगा वो डेथ इंडिकेटर। तो जिनके यहाँ बिल्कुल नेचुरल डेथ हुई है और डीबी जिनका डेट ऑफ बर्थ जिनका बिल्कुल ठीक है, आप टेस्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट मैच करेगा, बट अपनी अपनी किसी को चेक नहीं करना, जो चेक करेगा अपने लेवल पे करेगा। मैंने डिस्क्लेमर आपको दे दिया, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। सर सर क्वेश्चन है अगर हम ए रेशियो बी निकाल रहे हैं तो इसमें हमें कसफल निकालने की क्या जरूरत है? लेकिन समझ में नहीं कस्पल हम इसलिए निकाल, वैसे कस्पल हमने क्या बोला, शॉर्ट चेकिंग करने के लिए कि पता लग जाता है। जैसे जिसका कस्पल और फर्स्ट हाउस वीकर है, मान लो किसी का फर्स्ट हाउस वीक है 168 पर बोलता है, इसका मतलब उसका इम्यूनिटी वीक है ना। अब दुनिया की उसका इम्यूनिटी वीक है तो उसको बहुत जल्दी बीमारी हो जाएगी, लेकिन उसको खांसी जुकाम होता रहेगा। ऐसे जिसका कस्पल वीकर है ना वहां पर वो आयु को कम बताता है, लेकिन पूरा चेक करने के लिए सिस्टम लगाना ही पड़ेगा। सो इट इज नॉट अ स्टेप बाय स्टेप, इट इज वन ऑफ द मेथड टू चेक कि ये वीकर है या नहीं। करेक्ट। और बाधक कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है, बाधक गलत हो जाएगा तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, 11 गलत हो गया दिक्कत हो जाएगी, 7 गलत हो दिक्कत हो जाएगी। तो बेसिकली वहां हम 11 बाधक हां प्रैक्टिस करना, तो महात्मा गांधी का डेट ऑफ बर्थ नेट कर यहाँ मान लीजिए किसी का लगन 9 लकी 9 का है, हां तो किसी का अगर 9 है इसका लगन तो उसका 9 फिर बाधक उसका हो जाएगा सेकंड हाउस, हां 6 6 8 12 और 9 हो जाएगा। सर इसमें मारक का क्या रोल है? हमारा 27 जब आते हैं ना, जैसे जब डेथ का पीरियड आएगा तो उसमें 27 की भी बर्बाद होगी, माने वो फ्रेंड्स हैं उसके बाधक के, लेकिन वो काउंटिंग में नहीं आएंगे। सर सपोज मतलब मान लीजिए किसी किसी का का लगन राहु 5 है, अगर किसी का लगन 5 है मान लीजिए 5th हाउस का लगन है उसका, तो उसका जो बाधक होगा वो होगा 9th हाउस। बताओ 5 2 5 8 11 में 9 हाउस बाधक हो गया, तो बी टोली कौन सी बन जाएगी? 6 6 8 8 12 प्लस 9 प्लस। ठीक है सर, थैंक यू। सर राहु में 1 10 11 और 6 7 12 है। तो 1 10 तो पॉजिटिव है, 11 अगर बाधक होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सर अगर किसी की बाधक की दशा चल रही है और मारक के साथ तो वो हाँ वो भी है। नहीं सही कह रहे हैं, अगर बाधक और मार्क का चल रहा होता है तो खराब सही तो चल रही है ऋषभ ना। लग्न में सर, ऋषभ लग्न में शुक्र था 7वें में हम्म। और कोई सपोर्ट नहीं शनि का वहाँ, दिक्कत होगी ना। पकड़ा मैंने। बिल्कुल मैच कर, करेक्ट मैच कर। सैटर्न का सपोर्ट नहीं था, लेकिन एक जगह और देखा मैं सैटर्न सपोर्ट था। नहीं सैटर्न का सपोर्ट एक बार ट्रांजिट में आ जाता है। नहीं राजू में आ गया, लेकिन चार्ट में नहीं था, हाँ, चार्ट में आया, लेकिन जब शादी के बाद तो कार्ड करेगा ना। करेगा। क्योंकि देखो बाधक की दशा और मार्क की दशा अगर चल रही है तो वाकई में वैदिक के हिसाब से तो बहुत प्रॉब्लम करेगा, लेकिन अगर मार्क की दशा और बाधक की दशा में अच्छे कोऑर्डिनेट्स है ना तो खराब नहीं करेगा। सर लेकिन पूरा मारक 2 7 11 से भरा हुआ है और मेरा फर्स्ट लगन एरीज लगन की कुंडली है मेरी। तो 11 बाधक है ना, यही है ना। 11 बाधक हो गया। ये फार्मूला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट ये कि टाइम करेक्ट ना होने की वजह से मैच नहीं सर, होता। मार्क क्या होता है? अगली बार फीडबैक देना, जिन्होंने चेक करेंगे वो बताना कि किनका मैच अपना मत करना, फिर बताओ फिर भी कुछ करेंगे और बाद में मैं क्या करूं, तो मुझे दवाइयां देनी पड़ेगी 11,000 लेके मत कर। टेस्टिंग पॉइंट से महात्मा गांधी की कुंडली कर लें। एक मुझे डाउट और क्लियर कर दीजिए, सर ये मार्क आपने लिखा है फ्रेंड ऑफ बी ग्रुप एंड 2 into 7 ये क्या चेक करेगा? ये बताया ना कि 2 7 है, अगर ये ज्यादा बार आ रहे हैं तो ये बाधक की टोली को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं जल्दी से ले आओ बंदे को, खींचो जल्दी आओ, दोस्त हैं उनके, ठीक है। सर तो शादी भी हो रही है, शादी अरेंज मैरिज भी हो रही है और निकल भी रहे हैं ऊपर, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं शादी के लिए 2 7 जो है वो अलग कॉर्ड, ऐसे 11 जो है वो एरीज अगर लगना है तो उसको फायदा दे रहा है, लेकिन डेथ गिविंग के लिए वो नेगेटिव है। हाँ तो मैं शादी करवा रहा है लेकिन आपको नजदीक भी लेके जा रहा है, ये कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हो।
चलो सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई, हमने सबसे पहले उसमें सैटर्न का देखा था वो जो अभी कस्पल आपने सबलोड देखा था कस्पल। तो आपने एक स्टेटमेंट बोली थी कि पहले हम ये सैटर्न देख रहे हो, चलो इसमें इक्वल आ गया, फिर अब हम सारे प्लैनेट्स देखेंगे। हम्म। तो मतलब अगर इक्वल ना आया होता अगर मान लो 6 8 बार भारत बहुत ज्यादा जाता तो फिर शॉर्ट एज ही बता रहा था। अच्छा, तो हमने कस्पल से पहले ये देखा कि वो पर्सन मिडिल एज का है, शॉर्ट एज का है Yes. या लंबी एज। लेकिन फिर भी पूरा कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सरसाइज पूरा ही करना पड़ेगा। मतलब जैसे हमने एज निकाली इस केस में 62 के आसपास, तो उसके लिए हमें पूरा कैलकुलेशन करेक्ट। करना और इसका पड़ेगा। 62 के आसपास ही करेक्ट, इसलिए कह रहा हूं, जब 2 3 4 आप देखोगे ना महात्मा गांधी का लेना चेक वो जा चुके हैं, उनका एज सबको पता, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है उनका, तो मैच करेगा इसे आप। और भी किसी का कर सकते हो, हमने बड़े सारे केसेस स्टार्टिंग समय किए थे, तो मैच करेगा। बट इसमें सिर्फ इशू क्या हो रहा है, सबलॉट की मूवमेंट होती है, हल्का सा मूवमेंट होती है, हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। हमने मान लो 11 स्टोरी में रखा है और 2 मिनट बाद 11 स्टोरी में चला जाता है, तो देखो सारा कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया, वो टेक्निकल एरर हो गया। तो वो एग्जम्पशन है जिसकी वजह से मैच नहीं करता, अदरवाइज जनरल एंड लॉजिकली नॉर्मलाइज मार्क्स। चल आगे कुछ और बाधक हम राशि से निकाल रहे हैं, जो लग्न में राशि बैठी है। हां, जो तो लग्न में 12 राशि नंबर राशि बैठी है तो 7 नंबर बाधक वो होगा। 7 नंबर बात होगा, फिर 7 नंबर मार्क नहीं मार्क भाई, लेकिन आपको अब वो काउंटिंग होएगा बाद में। सर मेरे जैसे कुंडली में 1 10 10 11 नंबर राशि हम्म। फर्स्ट और हाउस 6 में है, 7 लेकिन हां बोलो। हाँ, जैसे तो मेरा हाँ, बोलो। कोऑर्डिनेट्स ना बहुत ज्यादा 5 9 10 11 के भी बन रहा है। अब 11 मेरा बाधक भी बन रहा है और 5 9 10 11 आपने कहा था कि गोल्डन कोऑर्डिनेट होता है, तो मैं इसे क्या समझूं सर? यही तो बताया, बार-बार बता रहा हूं कि 5 9 10 11 इज गोल्डन कोऑर्डिनेट फॉर ऑल इवेंट्स। बट फॉर डेप्थ के लिए, डेप्थ गिविंग के लिए 11वां ज्वेलिंग का बाधक है, वहां से हट जाएगा, फिर भी 1 5 10 तो है ओके। ना? सिर्फ पर्टिकुलर उस कैलकुलेशन के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 11 जिसका बाधक है तो उसको कुछ होगा ही नहीं। जब आज ना नहीं है, जिस समय आनी है उस समय 11 अपना रोल अदा करेगा, और बाकी 11 शादी में भी करेगा, एजुकेशन में भी करेगा, बच्चे में भी करेगा, प्रॉपर्टी में भी करेगा, हेल्थ में भी करेगा, करियर में भी करेगा, है ना? हर जगह 11 काम कर रहा है, वो करता रहेगा। ठीक? अच्छा सर, मेरे ना एक उसमें मैं आपको कह रही हूँ, राहु का कोऑर्डिनेट है, सिर्फ प्लैनेट का लिया है, तो 1 10 11 आ रहा है और 6 7 12 है, क्योंकि 7 तो बाधक है, इसलिए काउंट करेंगे, तो ये 12 हो गए दोनों। 6 हां बराबर हो गई। तो मिडल तो इससे मिडिल एज हो गया। ठीक है, मिडल इसका मतलब कैलकुलेशन। सर मेरा भी क्वेश्चन है हाँ, कि पूछिए। आपने इसमें बोला था कि 11 का जो आप एलिवेशन का 7 8 12 वगैरह देखते हो, वैसे सभी हाउस का कैलकुलेशन सब लॉट से देखना है, उसका क्या कोऑर्डिनेट रहता है कि ऐसे ही सब नहीं, लॉट 7 और 7 8 लॉट 7 12 और 7 8 12 एडिशन के लिए करें ना? हां एलिवेशन का ये है, बाकी सभी हाउस का कैसे कैलकुलेशन करेंगे? देखना है तो कौन से कोऑर्डिनेट लेना पड़ेंगे? बाकी हाउस का क्यों देखना है? आपने बोला था ना फर्स्ट हाउस देखना हो कैसा है आपका नेचर नहीं, जैसे 7th हाउस है, 7th हाउस में हमें क्या पता लगेगा, वाइफ के बारे में पता लगेगा, हस्बैंड के बारे में पता लगेगा। तो जब आप 7th का राशि लॉर्ड, 7th प्लैनेट और 7th का एस्पेक्ट देखोगे ना, तो नेचर आ जाएगा कि वाइफ का या हस्बैंड का कैसा नेचर रहने वाला। 5 में क्या होगा, लविंग रहेगा, 7 8 12 दूसरे वाला रहेगा, 1 6 8 वाला रहेगा, हेल्थ खराब रहेगा। तो खाली उसका लॉट सब लॉट नहीं, और जो लॉर्ड भी, प्लैनेट भी और कस्पल सब लॉर्ड भी, ये तीनों ही देखना है और तीनों कुछ चीज। नहीं अब 10th हाउस है, 10th हाउस हमारा करियर का होता है, जॉब का होता है। तो हमने 10th हाउस का देखा तो हमारा ओवरऑल करियर कैसे रहने वाला है, हमें नेम फेम मिलेगा या हमारा नाम खराब होगा या पुलिस का पंगा पड़ जाएगा। तो जितने भी आपने इवेंट पढ़े ना, लगा लो सारे के सारे, तो पूरा हाउस का स्कैनिंग हो जाएगा आपका। सर मेरा क्वेश्चन जैसे तीसरा घर है, तीसरा घर साहस का है, ऊर्जा का है, छोटे भाई बहनों का है, तो जो भी प्रश्न लगाने तो तीसरे घर का ये फार्मूला लगा लो, तो आपको पता चलेगा विल पावर कितना है, साहस कितना है, भाई बहनों सब कैसा बनेगा। तो हर हाउस का अगर आप स्कैनिंग करना चाहो इस फार्मूले से कर सकते सर कस्पल में सिर्फ हम नेक्स्ट प्लैनेट ही देखेंगे, अगर राहु और केतु है तब भी उस फॉर्मूले में भी हो। हां, राहु और केतु के लिए सिर्फ प्लैनेट है, कस्पल में हमेशा नहीं, एक से तो वही, लेकिन जैसे और आप बता रहे हैं लग्न के लिए या 7th हाउस नहीं का नहीं, देखना है हेल्थ में और मर्डर में तो पूरा लॉगी देखेंगे, सिर्फ यहाँ पर प्लैनेट देखेंगे। कस्पल में। हाँ, सर मेरा क्वेश्चन है सर हाँ, प्रदीप सर जी। एक क्वेश्चन सर, मान लीजिए सर डी भी अच्छा है हम्म, और अंतरिक्ष है, लेकिन भुक्ति थोड़ी खराब है, ठीक है। शादी अकॉर्डिंग, तो सर शादी हो जाएगी क्या? अगर डी बहुत अच्छा है, ए बहुत अच्छा है, बी खराब है तो शादी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे बी जब अच्छा आएगा तो ज्यादा अच्छे चांसेस बनते हैं। सर मैं क्या कुंडली मिलान कर रहा था, ठीक है सर, तो दोनों कुंडलियों में कुछ ऐसा आ रहा था कि जिसका किसी का 6 1 6 10 पहले आ रहा था, जैसे मान लो अंतर कुंडली में करा दिया क्या मैंने यहाँ पे? हो गया टॉपिक नहीं सर, मैं वैसे ही मिला के चेक कर रहा अच्छा, तो क्या क्या मिलाया आपने? नेचर मिलाया? नहीं सर, मैंने सर दोनों की कुंडलियां अलग अलग मिलाई, इकट्ठी नहीं मिलाई, मतलब वही तो करो, क्या क्या मिलाया? नेचर मिलाया? सर मैंने दोनों की कुंडलियां डी भी पूरा ग्रह सारे चेक कर लिए, तो हाँ। एक है सर 1 से 10 जैसे 8वें महीने में आ रहे थे अंता में, 1 के 10वें में आ रहे थे, बढ़िया, तो उनकी दोनों की शादी सर कैसे होगी? जैसे एक की जो टाइम है वो 8वां महीना बढ़िया, एक का 10th मंथ बढ़िया है, तो वो मैं पूछ रहा था। तो एक ही महीने अच्छा रहेगा, बाकी पूरा खराब है। नहीं बाकी सर सही है, बता जैसे दो। डी भी अरे आगे आगे पीरियड अच्छा रहा तो मैनेज हो जाएगी लाइफ। अगर आगे खराब आ रहा है तो अभी अच्छे पीरियड में रहेंगे तो भी खराब हो जाएगी। डी सर दोनों का जो डी है वो बहुत बेस्ट है, ठीक है, लेकिन डी और अंतर में थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन डी अगर बहुत अच्छा है और ए भी अच्छे आ रहे हैं और डी अगर खराब है तो ये बी जाने के बाद अगर अगला भी अच्छा है तो चलेगा। तीनों चीजें तो हमेशा कभी अच्छी नहीं मिलती। 66% पावर तो चाहिए हमारे पास। अगर दोनों में 66 अच्छी है तो इसका मतलब दोनों की कंपैटिबिलिटी मिल जाएगी। अगर वो नाराज होकर घर चली भी जाएगी तो उठा के लाएगा वापस उसको, और उसका भी खराब है तो वही है, और ये भी अगर नहीं आती तो झगड़ा हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, चलिए अब सुनिए, अब आपके हमारे सारे इवेंट हो चुके हैं। अब हमने मेजर मेजर बड़ी क्लासेस करनी है, यानी कि रेमेडीज की करनी है, एक क्वेरी की करनी है, बीटीआर उसके बाद में होगा, और कुछ आपका डाउट सेशन करना है। तो आप पहले आप ये सब सोच के इकट्ठे बताइए कि डाउट सेशन के लिए आप प्रिपेयर हो या आपको एक हफ्ता प्रैक्टिस करना है, क्योंकि डाउट सेशन के इमीडिएटली बाद रेमेडी क्लास होगा और आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर आपको ब्रेक मिलेगा और रेडी होगा। तो prepared है। मुझे सब प्रिपेयर है सारे, या आपको एक डेढ़ हफ्ता चाहिए बीच में प्रैक्टिस करने के लिए? सर थोड़ा चाहिए टाइम की जरूरत है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि बाद में फिर क्वेश्चन अगर रह जाएंगे तो फिर नहीं आएगा टाइम, क्योंकि ऑलरेडी हम 6 o'clock पे स्टार्ट कर चुके हैं बैच। आपका बैच बस अगली क्लास में खत्म करके 6 वाली टाइम पे सर एक हफ्ता 10 दिन का टाइम चाहिए होगा। चाहिए होगा ना? हाँ सर चाहिए होगा, डाउट सेशन के लिए चाहिए होगा सर। चाहिए होगा ना? तो हम एक काम करते हैं, अगले हफ्ते हम ट्रांजिट का क्लास करेंगे। ट्रांजिट की क्लास के लिए 2 वीडियोस आपको पहले देखने आवश्यक है, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो इस हफ्ते दे दूं या इस हफ्ते प्रैक्टिस करना है? क्योंकि लास्ट में सारी क्लासेस पूछते हैं। सर दे दीजिए। दे दीजिए, सर दे प्रैक्टिस दीजिए। करेंगे, ये तो सर दे दीजिए। तो दोनों वीडियोस मैं आज पोस्ट कर दूंगा, और अगली बार क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे तो ट्रांजिट समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोल रहा हूं दोनों वीडियो देखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि लेंथी वीडियो है। तो आप दोनों वीडियोस को देख लेंगे और उसके बाद फिर अगले हफ्ते में ट्रांजिट की क्लास करेंगे। उसके बाद फिर एक हफ्ते का आपको ब्रेक देके हम या रैली करके ब्रेक देके आपको डाउट सेशन के लिए वेट कराएंगे, ताकि आप देखेंगे एक बार ना, अगर डाउट्स है तो रैली में मजा ही तभी आएगा जब आपके कांसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं तो क्लास करके निकल जाऊंगा, जब तक आप मेरे को होल्ड करके रखोगे ना तब तक मैं होल्ड, क्योंकि सीरियसली 6 o'clock पे नया बैच बन चुका है। आपका फिनिश होती 6 वाला बैच भी आता है, वाला क्लास था कैरो में, तो सुबह 6 अभी कैरो का बैच 9 पे शिफ्ट हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग 4 क्लासेस लेट चल रहे हैं। तभी मैंने पूछा, आप बोलेंगे तो मैं फास्ट स्पीड करा दूंगा, आप वेट करोगे तो मैं 15-20, क्योंकि अभी अक्टूबर का एक बैच चल रहा है, उससे पहले वाला बैच अभी होल्ड पे है। हम उनसे पूछते हैं रुक जाओ, ताकि वो डाउट्स कवर हो जाए, क्योंकि जितना टाइम आप लगाओगे ना प्रैक्टिस में आपको चीजें निकलेंगी। अभी आप कुंडलियां पूछ रहे हो, 1 1.5 2 महीने का नहीं पूछोगे, आपको 4 चीजें पूछोगे, क्योंकि आपको कुंडलियां देखना आ जाएगा। तो जैसे आपका मन करेगा अगली बार डिस्कस कर सर लेंगे। एक नेक्स्ट सर एक क्या आगे चीज बोल जाऊंगा, डोंट माइंड। हाँ। जब हर महीने मेष लगन पे चंद्रमा आएगा जी। और लगन वहां पे वहां पर होगा तो बाधक मार्ग शनि बन जाएगा। बन जाएगा। थैंक यू। नहीं चेक करना पड़ेगा, मैंने चेक नहीं किया। नहीं वो हम सर मतलब कहने वाले है ना, ये लाइफ प्रिंसिपल है नहीं। मतलब वो एक्चुअली गोचर का प्रिंसिपल काम करेगा ये, लेकिन अगर पावर ठीक है तो कुछ उस टाइम जो अगर बर्थ हुआ या उसका गोचर पे मेष लगन का बंदा आ गया तो पहले तो वो देखना पड़ेगा भाई बाधक मार्ग कहां चल रहा है। बात मार, इसलिए डिजाइनर पेपर में हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि
तो सर, ठीक है, एक last दो doubt वीडियोस मैं कल डाल दूंगा। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, अगर वो नहीं देखेंगे तो अभी तक के इवेंट मजेदार थे, ट्रांजिट बाउंस बैक हो जाएगा सारा। तो दोनों वीडियोस आप देख लेना, दो अलग-अलग क्लास, बेसिकली क्लासेस ही हैं वो। एक क्लासेस है 7:30 कैलकुलेट करने वाला, और हम क्लास में भी करेंगे, लेकिन ताकि बेसिक फंडामेंटल आप उससे सीख लें, तो उसमें टाइम कम लगेगा, और फिर एक्चुअल ट्रांजिट कैसे कैलकुलेट करना है, वो मेन पार्ट है, उसको आपको बताएंगे। तो दोनों सर, एक वीडियोस लास्ट बता दीजिए। हाँ बस ये सर, ये वाला कैलकुलेशन एक बार फिर से बता दीजिए। फ्रेंड ऑफ बी ग्रुप 2 7 कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम कि यहाँ देखो, 6 8 यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, 11 नेगेटिव हो गया, 12 नेगेटिव है ना, ये 12 नेगेटिव हो गया, ये 11 नेगेटिव। तो अब इस लॉबी के अंदर ये दो साथ जो है ना, ये इनकी मदद करेंगे, मतलब इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ये इनको मदद करेंगे नेगेटिव पावर की। तो हम इसको पॉइंट तो नहीं देंगे, बट ये भी 6 8 12 12 ग्रुप की पावर को एनहांस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हम बंदे को ले जाए। कैसे ले जाएंगे? तो मृत्यु तुल्य कष्ट, बीमार चाहे कर- बाधा कोई भी हो, बट अगर 2 7 आ रहा है तो ये आपको बता रहा है कि आपको कष्ट देगा, अगर चाहे बाधा कोई भी हो। बी ग्रुप के साथ आ रहा है, अगर ए ग्रुप के साथ आ रहा है तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। अच्छा, 6 8 12 प्लस बाधा कोई भी हो, चाहे 11 हाँ। 9 7 हो 2 हो, कोई भी हो। Correct। तो ये क्या करेंगे? ये उसको बीमार कर देंगे, एक्सीडेंट कर देंगे, क्रॉनिक डिजीज करा देंगे, तभी जाएगा ना वो। तो मृत्यु तुल्य कष्ट बोलते हैं, मृत्यु नहीं देते, मृत्यु के समान कष्ट देने वाले। सर एक्सीडेंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हम कैसे 4 6 8 12 4 7 8 12। अच्छा ठीक है चलिए, जैसे अगली क्लास में ट्रांजिट की वीडियो कल अपलोड हो जाएंगे, सबसे रिक्वेस्ट है देख लेना, नहीं तो ट्रांजिट बाउंस बैक हो जाएगा। और ट्रांजिट का क्लास दोबारा रिपीट नहीं होता है, क्योंकि टॉपिक ऐसे होते हैं जो एक ही बार ही होते हैं। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस। नमस्ते सर